क्या आपका सारा का सारा कैपिटल गेन बचाना चाहते हैं? क्या आप गवर्नमेंट को 1 रुपया नहीं देना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको एक ऐसा लीगल तरीका बताएंगे जिसके थ्रू आपका सारा का सारा कैपिटल गेन आप बचा सकते हैं, और उस लीगल तरीके का नाम है 54F। अब आप कहेंगे कि मैंने हम क्यों कहा, तो आज आप लोगों को बता दो कि आज मैं प्रेजेंटेशन नहीं देने वाला हूं, आज मेरा बेटा देव प्रेजेंटेशन देने वाला है। देव आ जाओ। थैंक यू सर। यस, थैंक यू। अब आपको प्रेजेंटेशन देना है। तो सेक्शन 54 समझने से पहले ये समझते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। बहुत सारे लोगों को शायद कैपिटल गेन टैक्स ही नहीं पता होगा, तो पहले हम लोग समझते हैं कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। तो जब भी आप कोई भी असेट क्लास को सेल करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, डजंट मैटर, आप जब भी कोई असेट क्लास सेल करते हैं उस पर जो आपको प्रॉफिट होता है और जब आप उस पर जो टैक्स देते हैं उसे ही हम कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अब कैपिटल गेन टैक्स को ही आप 54F से बचा सकते हैं। क्या है 54F? कि जब भी आप किसी भी इनकम, जिस इनकम टैक्स में आप री इन्वेस्ट करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, री इन्वेस्ट करके अपने कैपिटल गेन को बचाते हैं, उसे ही हम इनकम टैक्स सेक्शन 54F कहते हैं। अब री इन्वेस्ट किस में करना है? आप कहेंगे कि री इन्वेस्ट कहीं भी कर सकते हैं, वापस हमने स्टॉक से पैसे निकाले वापस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। आपको री इन्वेस्ट करना है प्रॉपर्टी में, यानी कि जो भी आपका कैपिटल गेन का टैक्स होगा उसको अगर आपको बचाना है 54F के तहत, तो आपको एक नई प्रॉपर्टी में उन पैसों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप कहेंगे यार ये बहुत सिंपल है, मेरे को प्रॉफिट होगा आज, मैं कल उसमें डाल दूंगा प्रॉपर्टी में और मुझे मेरा टैक्स भी बच जाएगा और मैं खुश भी रह पाऊंगा। तो गवर्नमेंट भाई साहब आपसे भी चालाक है। गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे एंगल निकाल के रखे हैं, इसीलिए सर ने आपको स्टार्टिंग में कहा कि 54F बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है, जिसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। शायद आपको वीडियो 2-3 बार वापस देखना पड़े, लेकिन आप अगर ध्यान लगा के देखते हैं, थोड़ा आराम से देखते हैं, तो आप जरूर इस वीडियो को एकदम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे पहली बार में। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि सेक्शन 54F को कौन कौन क्लेम कर सकता है। अब सेक्शन 54F को सिर्फ 2 ही टाइप के लोग क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि HUF है, तो वही आप इनको क्लेम कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल से मेरा मतलब है कोई भी इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, NRI, डजंट मैटर, आपको इंडिविजुअल होना चाहिए। कंपनी में इंडिविजुअल है तो आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, और अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन कब? जब आप कोई भी असेट क्लास सेल करते हैं एक्सेप्ट रेसिडेंशियल हाउस, यानी कि आप इंडिविजुअल हैं, टिक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इंडिविजुअल नहीं, HUF हैं, टिक। लेकिन आप कोई भी असेट क्लास बेचते हैं, टिक। लेकिन अगर उस असेट क्लास में रेसिडेंशियल हाउस है, यानी कि आप उस घर में रहते हैं या आपने उस घर को रेंट पर दिया हुआ है, उसको आप बेच के अपना कैपिटल गेन टैक्स बचाना चाहते हैं, तो वो नहीं पॉसिबल होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस वजह से मैंने कहा था बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, तो ध्यान से देखिए। अब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का 3 मतलब टाइम लिमिट है आपके पास में। आप 2 तरीकों से उसको बचा सकते हैं। पहला, तो आप एक नया घर परचेज कर लीजिए। दूसरा, आप नया घर कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। एक परचेज करके आप बचा सकते हैं, कंस्ट्रक्ट करके। लेकिन क्या कभी भी करके आप बचा सकते हैं? नहीं, उसका भी एक टाइम लिमिट है। अब मान लीजिए आपने आज कोई असेट सेल किया, ठीक है, तो उसके 1 साल के अंदर या 1 साल पहले आपको एक नई प्रॉपर्टी लेनी होती है। हम इसको एक टाइमलाइन से समझते हैं कि जैसे आज चल रहा है 2025, तो पहला कंडीशन क्या कहता है हमें, कि हमें 1 साल पहले एक प्रॉपर्टी ले लेनी थी, यानी कि 2024 तक अगर मैं एक नई प्रॉपर्टी ले लेता तो इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में मैं सेक्शन 54F क्लेम कर पाता, सेक्शन 54F क्लेम कर पाता। ये पहला कंडीशन है। पहला कंडीशन नहीं हो पाया, आप पहले घर नहीं ले पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि असेट्स के सेल के 2 साल के अंदर एक आपको नया घर ले लेना है। फिर से टाइम लिमिट से समझते हैं कि आज चल रहा है 2025। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि 2 साल बाद, यानी कि 2027 के पहले आपको एक नया घर ले लेना है, तब आप सेक्शन 54F क्लेम कर सकते हैं।
ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया सर? यस। ठीक है, हम लोग 54F का देख रहे हैं और हमने 2025 का टाइमलाइन लिया है। अब ये परचेस का है। अब आप कहेंगे कि मुझे परचेस नहीं करना है घर, मैं अपने गांव, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि यहाँ पर मुंबई में घर बेचा और लोग कहते हैं कि मैं गांव में घर बनाऊंगा अपने फैमिली मेंबर्स के लिए या अपने लिए, कि भाई जब मैं रिटायर हो जाऊं तो मैं वहां पर जाके पीसफुली रह सकूं। तो उधर भी आप कंस्ट्रक्ट करके, जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस से आप बना सकते हैं, अपना सेक्शन 54F का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन उसका भी टाइम लिमिट है 3 साल का। यानी कि आज 2025 है, तीसरा कंडीशन हमें ये कहता है कि 3 साल बाद, यानी कि 2028 के अंदर अंदर मेरा जो नया घर है वो गांव में या मैं कहीं पर भी कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो बन जाना चाहिए। ये 3 कंडीशन है, तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को आप फुलफिल करते हैं तो आप सेक्शन 54F क्लेम कर सकते हैं। ये मैंने टाइम लिमिट की बात की, ठीक है सर? इतना समझ में टाइम लिमिट तक क्लियर है? यस यस। आई होप आप लोगों को भी क्लियर होगा। अब आया है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, की कंडीशंस। आप सोच रहे होंगे कि चलो मैं इतने टाइम लिमिट के अंदर री इन्वेस्ट कर दूंगा, सारी चीज मैं फुलफिल कर दूंगा, लेकिन क्या इतने से बात बनती है? नहीं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये 54F क्लेम करना इतना आसान नहीं है। इस वजह से वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए। कुछ की कंडीशंस हैं कि ये कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं तो ही आप 54F क्लेम कर सकते हैं। जिसमें से पहला कंडीशन क्या है? आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए एक्सक्लूडिंग द न्यू वन। अब इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए आपने 2025 में एक घर बेच, आपके पास एक घर है, ठीक है, एक घर है आपके पास 2025 में। अब आपने वो घर बेचा और आप चाहते हैं कि मैं 2027, मान लीजिए आप 2 साल के अंदर नया घर लेना चाहते हैं, 2027 में, मैं पिछले स्लाइड को रेफर कर रहा हूं यहाँ पर, तो 2027 में आप नया घर लेंगे तो उस समय आपके पास घर कितने हो जाएंगे? 2। यानी कि तब आप सेक्शन 54F क्लेम कर सकते हैं। अब समझिए कि आपके 2025 में आपके पास में 2 घर है और 2027 में आप एक घर बेच रहे हैं, वापस आपके पास यहां पर 2 घर हो जाएगा। अब यहां पर आप सेक्शन 54F क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप घर बेच रहे थे या जो घर आप बेच रहे थे तब आपके पास में 2 घर था, तब आप ये सेक्शन 54F क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपके पास तो एक ही घर है, जैसे मान लीजिए आप एक घर में रह रहे हैं, तो ही आप सेक्शन 54F क्लेम कर सकते हैं। उससे ऊपर जैसे आपके पास घर है, आप 54F क्लेम नहीं कर सकते। आई होप दिस इज क्लियर। यह पहला कंडीशन था। अब दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है कि जब भी आप नया घर लेते हैं री इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके 3 साल तक, यहां पर देखिए लिखा है 3 साल तक आप ना कोई नया घर खरीद सकते हैं और ना कोई नया घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यह इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज 2025 में, मैं बार बार 2025 का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 2025 चालू है, तो मान लीजिए आज 2025 में आपने री इन्वेस्ट किया प्रॉपर्टी में, री इन्वेस्ट कर दिया आपने प्रॉपर्टी में बेच करके, तो 2027 यानी कि माफ कीजिएगा 2028 तक आप कोई भी नई प्रॉपर्टी ना बाय कर सकते हैं और ना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस वजह से ये ध्यान में रखिए, आपको करना है कीजिए, आपको नया घर वापस से बनाना है, नया घर वापस से कंस्ट्रक्ट करना है, कीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन फिर आप सेक्शन 54F क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं तीसरे कंडीशन पे, जो आप नया घर लेंगे, जिस घर में आप री इन्वेस्ट करेंगे, वो इंडिया में ही होना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि मैं यूएस में घर लेने का सोच रहा हूं, तो यहाँ की प्रॉपर्टी मैंने बेची और यूएस में घर खरीद लिया तो इंडिया में मैं टैक्स बेनिफिट ले लूंगा, ऐसा नहीं। जो भी आप नई प्रॉपर्टी लेंगे री इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में, वो प्रॉपर्टी इंडिया में ही होनी चाहिए, बाहर नहीं हो सकती। इंडिया के बाहर कहीं भी होगी आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये कुछ कंडीशंस थे। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका जरूर उसका रिप्लाई किया जाएगा। आई होप सर यहाँ तक क्लियर हो। यस यस। अब ये है आज के प्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड। इस स्लाइड को अगर आप 3 बार 4 बार 10 बार देखना चाहें, बिंदास देखिए, क्योंकि ये स्लाइड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितना भी आपने पिछला स्लाइड समझा उसके कंपैरिजन में ये स्लाइड काफी हार्ड होने वाला है। इस वजह से मैं थोड़ा सिंपल वे में बताऊंगा। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप वापस से इसको रिवाइंड कर सकते हैं। समझिए एग्जम्पशन अमाउंट का फॉर्मूला क्या है। एग्जम्प्टेड, पहले मैं फॉर्मूला पढ़ के बताऊंगा
और उसके बाद में मैंने 2 एग्जांपल लिया हुआ है, मैं उसको आपको समझ के बताऊंगा कि ये क्या एग्जांपल है और इससे आप कैसे रिलेट कर सकते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय अमाउंट री इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आम आदमी को समझेगा ही नहीं, इस वजह से आप पहले फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए एक बुक में कि ये ऐसा ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम एक एक का मतलब पहले समझते हैं, उसके बाद में दोनों एग्जांपल्स लूंगा। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि वो कैपिटल गेन का टैक्स जो आप किसी भी असेट क्लास को सेल करते हैं उस पर जो आपको टैक्स लगता है उसे हम कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि 1 साल के बाद आपने कोई भी असेट क्लास बेचा तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, 1 साल के अंदर बेचा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दूसरा जो वर्ड है वो है अमाउंट री इन्वेस्टेड। अब अमाउंट री इन्वेस्टेड क्या होता है, जो भी आपने अमाउंट का अपना कोई भी असेट क्लास बेचा, जैसे मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड्स बेचा और उस म्यूचुअल फंड का जो भी आपने अमाउंट बेचा उसको जितना भी पैसा आपने प्रॉपर्टी में री इन्वेस्ट कर दिया अंडर सेक्शन 54F, तो उसे हम अमाउंट री इन्वेस्टेड कहते हैं। जितना भी अमाउंट आपने बेचा उसमें से जितना अमाउंट आपने री इन्वेस्ट करते उसे हम अमाउंट री इन्वेस्टेड कहते हैं। तीसरा जो वर्ड है वो है नेट सेल कंसिडरेशन। अब नेट सेल कंसिडरेशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने आज से कुछ साल पहले 80 लाख का स्टॉक्स लिया था, यानी कि आपका क्यूमुलेटिव पोर्टफोलियो जो था कुल मिला के वो 80 लाख का था। आज उसको जब आपने बेचा तो 1 CR में बेचा, तो क्या लगता है आपके अकाउंट में पूरे 1 CR आने वाला है? नहीं, इसे हम कहते हैं जो 1 CR में आपने बेचा उसे हम कहते हैं ग्रॉस कंसिडरेशन हम कहते हैं जो भी अमाउंट आपने पोर्टफोलियो बेचा है, ठीक। अब पोर्टफोलियो बेचने के बाद में कुछ आपको चार्जेस लगेंगे, जैसे ब्रोकरेज चार्जेस हो गया, जैसे आपको अलग अलग कंपनी के चार्जेस होते हैं वो लगेंगे। तो उसे जब हम इस 1 करोड़ में से माइनस कर देंगे, यानी कि 1 करोड़ में से हम जो चार्जेस हैं उनको माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट आपको आएगा उससे हम कहते हैं नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन, ठीक है। तो नेट सेल कंसिडरेशन ये होता है कि जिस भी अमाउंट में आपने वो असेट क्लास बेचा उसमें से कुछ चार्जेस होते हैं जो फिक्स चार्जेस होते हैं उसको डिडक्ट कर दिया, उसके बाद जो आपके पास में पोर्टफोलियो बचा या आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ उससे हम कहते हैं नेट सेल कंसिडरेशन। सर नेट सेल कंसिडरेशन समझ में आया? यस यस। अब आते हैं एग्जांपल्स पे। ये पहला एग्जांपल है, इस पहले एग्जांपल को देखिए, जिसको भूल जाइए आप लोग, अभी फिलहाल के लिए भूल जाइए क्योंकि आपको समझ में आने वाला है नहीं जब तक मैं समझाऊंगा। तो पहले आप इस पे खाली फोकस कीजिए। पहले मैंने एग्जांपल लिया है कि जो भी आपके पास में नेट सेल कंसिडरेशन यानी कि जिस भी अमाउंट पे आपने पोर्टफोलियो बेचा वो सारे के सारे पैसे आपने री इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको कितने का एग्जम्पशन मिलेगा भाई? एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड खरीदा था 20 लाख रुपए में और आज उसको आपने बेच दिया 60 लाख रुपए में। तो अब 60 लाख आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट होने नहीं वाला है, कुछ चार्जेस कटेंगे। तो मैं इसमें से ऐसा यहाँ पर समझ रहा हूं कि कोई चार्जेस नहीं कटे, एग्जांपल के लिए कोई चार्जेस नहीं कटे, आपके अकाउंट में 60 लाख रुपए आ गए और मैंने 20 लाख में इन्वेस्टमेंट किया था। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो फॉर्मूला होता है कि जो भी अमाउंट में आपने बेचा या जो भी आपको अमाउंट में बेचा उसमें से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस होगा इज इक्वल टू जो आपका प्रॉफिट बना। अब म्यूचुअल फंड में एक फॉर्मूला होता है कि 12.5% का आपको टैक्स लगता है और 1.25 लाख रुपए एग्जम्प्ट हो जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल रखने के लिए मैंने ऐसा पकड़ा है कि आपको पूरा 40 लाख का प्रॉफिट है, उस पूरे 40 लाख पे आपको टैक्स लगने वाला है। अब आपने क्या किया कि 60 लाख रुपए में आपने बेचा। अब ये फॉर्मूला से आप रिलेट करते जाइएगा, मैं टिक करते जाऊंगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था? 40 लाख रुपए, तो मैंने फॉर्मूला में 40 लाख रुपए डाल दिए। अब दूसरा क्या कहता है कि अमाउंट री इन्वेस्टेड। अब मैंने क्या किया कि जैसे मैंने कहा कि सारे पैसे मेरे को जितने हैं मैंने री इन्वेस्ट कर दिए, तो 60 लाख रुपए मैंने री इन्वेस्ट कर दिए, तो मैंने 60 लाख रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया। और तीसरा क्या कहता है कि नेट सेल कंसिडरेशन, यानी कि मेरे को कितने पैसे आए उस असेट क्लास को बेचने के बाद। तो मुझे कितने आए थे, यहाँ पर 60 लाख रुपए आए थे, तो मैंने 60 लाख से उसको डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूं ये तीनों का तो मुझे आंसर आएगा 40 लाख। अब यहां पर आप देखिए 40 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कट, मुझे एग्जम्पशन मिल गया 40 लाख का कट, यानी कि अब मुझे गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना है? 0, बशर्ते मैंने वो पहले के सारे की कंडीशंस को फॉलो किया है तब।
यानी कि मेरी इंडिया में प्रॉपर्टी होनी चाहिए, टाइम लिमिट को अगर मैंने फॉलो किया है तभी मुझे ये 0 टैक्स गवर्नमेंट को देना है। अगर मैंने एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं किया की कंडीशन में से, तो मुझे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? पहला एग्जांपल समझ में आया सर? यस सर। तो पहला एग्जांपल समझ में आ गया है। अब हम आते हैं इस दूसरे एग्जांपल पे। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। दूसरा एग्जांपल मैंने ऐसा लिया है कि पार्शियल इन्वेस्टमेंट। पार्शियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि मेरे को कुछ पैसे आए और उनसे मैंने कुछ हिस्से इन्वेस्ट किए, मैंने सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, तो मुझे कितना टैक्स बेनिफिट मिलेगा? प्रोपोर्शनेट मिलेगा। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है कि जैसे हम सुने हैं ना 1:2, 1:1, 3:4, तो इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट। तो अगर मैं कुछ पैसे री इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे कितने का टैक्स बेनिफिट मिलेगा, इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए आपने एक लैंड खरीदा था, ठीक है, यहाँ पर मैंने म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लिया था, यहाँ पर मैं लैंड का एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए आपने एक लैंड खरीदा था कितने में? 20 लाख रुपए में, और आज आपने उसको बेच दिया 60 लाख रुपए में। ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लगा? 40 लाख का लगा। ठीक है, और उसमें से मैंने री इन्वेस्ट कितना किया? 30 लाख रुपए। यानी कि मुझे अकाउंट में क्रेडिट कितने हुए? 60 लाख। मैंने बेचा था 60 लाख में, लेकिन मुझे तो पैसे आए, उसमें से मैंने री इन्वेस्ट किया सिर्फ 30 लाख। तो आगे बताने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने सारे पैसे री इन्वेस्ट नहीं किए, तो क्या मुझे कैपिटल गेन का जो बेनिफिट मिलेगा सारे अमाउंट पे मिलेगा कि जिस अमाउंट को मैंने री इन्वेस्ट किया उसी पे मिलेगा? जिस अमाउंट को आपने री इन्वेस्ट किया उसके ऊपर मिलेगा। सर का भी यही कहना। अब कितना मिलेगा वो हम देखते हैं। अब इससे वापस से आप रिलेट करते जाइए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था? 40 लाख रुपए का, तो मैंने यहाँ 40 लाख लिख दिया। अब क्या था? अमाउंट री इन्वेस्टेड, यानी कि मैंने कितना अमाउंट री इन्वेस्ट किया, तो यहां पर मैंने कितना किया? सिर्फ 30 लाख किया, तो मैंने यहां पर मल्टीप्लाई बाय 30 लाख कर दिया। एंड डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन, यानी कि डिवाइड किससे करना है मुझे कि कितने पैसे मुझे मिले, यानी कि पूरे के पूरे 60 लाख अगर मुझे मिले तो मैं 60 लाख से डिवाइड करूंगा, और अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो मुझे 20 लाख रुपीस का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। आसान भाषा में समझने के लिए आप समझिए, मुझे मिले थे 60 लाख रुपए, यहां पर मैं लिखता हूं, मुझे मिले थे 60 लाख रुपए, ठीक है, और मैंने री इन्वेस्ट कितना किया? 30 लाख किया, यानी कि इसका आधा किया, इसका मैंने आधा ही री इन्वेस्ट किया। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था? 40 लाख का, और मुझे कितना बेनिफिट मिला? 20 लाख का, यानी कि यहां पर भी मुझे हाफ ही बेनिफिट मिला। यानी कि इसीलिए तो मैंने कहा कि प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन, यानी कि यहां पर देखिए 1:2 है, तो यहां पर भी 1:2 ही होगा। इतना समझ में आया आपको? ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड था, जो उस पर मैंने सबसे ज्यादा टाइम लिया है। अगर आपको अभी भी नहीं समझा हो तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, आप इसको थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है। यहां तक समझ में आया सर? अब मैंने जो भी यहाँ पर पीछे किया था देख लीजिए, वो पूरा क्लीन कर दिया मैंने। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सर, आपसे भी एक सवाल पूछता हूँ। ओके। अब मैंने आज अपना टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर दिया, मुझे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ा। क्या लगता है गवर्नमेंट मुझसे कभी भी पैसे वापस ले सकती है? मुझे नहीं लगता है कि आपसे कोई भी पैसे लेनी चाहिए गवर्नमेंट को। आप लोगों का भी यही सोचना होगा कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार वो हो गया, फाइनेंशियल खत्म हो गया, अब गवर्नमेंट को क्या लेना देना। लेकिन लेना देना है, इसीलिए गवर्नमेंट सबसे शातिर है। गवर्नमेंट को सब मालूम है कि लोगों के दिमाग में क्या क्या चल सकता है। लोगों के दिमाग में क्या चलता है मैं आपको बताता हूँ। लोग क्या सोचते हैं, आज 2025 चल रहा है, आज 2025 चल रहा है, आज मैं एक प्रॉपर्टी में री इन्वेस्ट कर दूंगा और उसको अगले साल बेच दूंगा 2026 में, तो मुझे इस साल का क्लेम भी मिल गया, और हर साल में इस तरह से पैसे घुमाते रहूंगा। क्या लगता है गवर्नमेंट आपको ऐसा करने देगी? नहीं करने देगी। गवर्नमेंट क्या कहती है कि जिस भी घर में आपने री इन्वेस्ट किया है उसको अगर आपने 3 साल के अंदर बेचा तो आपको जितना भी एग्जम्पशन मिला है वो आपसे रिकवर किया जाएगा। यानी कि 2025 में आप री इन्वेस्ट करेंगे, 2028 तक आप उस घर को नहीं बेच सकते हैं। अगर तो आपने उस घर को बेचा, जितना भी आपको टैक्स एग्जम्पशन मिला होगा वो सारा रिकवरी किया जाएगा। आपको नोटिस आएगा, कुछ भी हो सकता है,
इस वजह से गवर्नमेंट से हमें शातिर नहीं बनना है। जैसा कि आपको डिस्क्लेमर भी आपने पढ़ा होगा, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। इसका कोई भी लूपहोल ढूंढ के आप कोई भी कारीगरी करने मत जाइए, आप फंस सकते हैं। इस वजह से ये खाली एजुकेशनल वाला वीडियो था। इसको अगर आपने अच्छे से देखा है तो आप समझ पाएंगे कि कैसे आप असेट क्लास के टैक्सेस को बचा पाएंगे। तो मेरे एंड से सिर्फ इतना ही था। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, एंड आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। राजेश सर या उनकी टीम या मैं जरूर रिप्लाई करेंगे और आपके डाउट को हम क्लियर करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये देव का प्रेजेंटेशन? मुझे लगता है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो जरूर कमेंट करके बताएं, और ये वीडियो आपके सारे रिश्तेदारों में, सारे दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।